हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट की, जो कि है जीवों में जनन। इस चैप्टर के लास्ट में दिए गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस की। इस चैप्टर के लास्ट में पहला जो क्वेश्चन दिया है वो है जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो आइए दोस्तों हम इसका आंसर देखते हैं। जनन एक अति महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है जिसमें प्रत्येक जीवित जीव अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो जनन की क्या विशेषता है कि इसके द्वारा नए जीव बनते हैं, और वो जीव कैसे होते हैं? अपने ही जैसे। जीवों के लिए जनन की अनिवार्यता के कारण देख लेते हैं दोस्तों। पहला कारण, जनन जीव जातियों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता, यानी इस पृथ्वी पर एक पीढ़ी के नष्ट होने के बाद दूसरी पीढ़ी के आने का क्रम, जो किस लिए आवश्यक होता है? वंश को आगे बढ़ाने के लिए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे जीवों की प्रजातियां इस पृथ्वी से विलुप्त नहीं होती हैं। इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आम की बात करते हैं। यदि आम का पौधा जनन नहीं करे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि सभी आम के पौधे वृद्ध होकर अंत में इस पृथ्वी से नष्ट हो जाएंगे, और फिर इस पृथ्वी पर आम की प्रजाति कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। तो दोस्तों जनन में क्या होता है कि जो नर और मादा के लक्षण हैं वो आने वाली संतानों में स्थानांतरित होते हैं। जनरली लाभदायक लक्षण ही आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अगली विशेषता देखते हैं। क्योंकि इसमें दो भिन्न तथा अलैंगिक रूप से असमान जीवों से आए युग्मकों का संलयन होता है, इस कारण जनन नई जातियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों नई जातियों का जो डेवलपमेंट होता है वो जीवों में छोटी छोटी विभिन्नताओं के धीरे धीरे एकत्रित होने से और काफ़ी लंबे समय तक यही प्रक्रिया चलते रहने से होता है। तो जनन नई तरीके की जातियों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोर्थ नंबर का पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनन में नर और मादा दो तरह के जीव भाग लेते हैं, और जो संतान बनती है उसमें दोनों तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट देखते हैं। इसी कारण जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। अपने जैव विकास का मतलब समझते हैं दोस्तों। समय के साथ जीवों के शरीर में हर तरीके से होने वाले परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। तो जैव विकास तभी हो सकता है जब जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो। उपरोक्त सभी कारणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लेते हैं दोस्तों। जीवों में यद्यपि जनन अलैंगिक एवं लैंगिक विधियों से हो सकता है, परंतु जनन की सबसे अच्छी विधि को लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना गया है। लैंगिक जनन को जनन की सबसे अच्छी विधि किस कारण से माना गया है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि इसमें दो भिन्न प्रकार के जीवों के अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन के समय युग्मकों के निर्माण के समय अदला बदली होती है, जिससे नए तरह के लक्षणों का संयोजन होता है और एक उत्तम प्रकार के जीव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये कहाँ संभव है? केवल लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, तो वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। दोस्तों अगली विशेषता देखते हैं। यह जीव नई आनुवंशिक विभिन्नताओं के साथ उत्पन्न होता है, जो जीव को जटिल वातावरणीय परिस्थितियों को भी सहने की क्षमता प्रदान करती हैं, साथ ही जीव को संकरोज प्रदान करती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि लैंगिक जनन के द्वारा बनने वाली जो संतानें होती हैं वो समय के साथ साथ बिल्कुल नई तरीके की डेवलप होती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक कॉम्बिनेशन हर पीढ़ी में कुछ न कुछ बदलता रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है? तो दोस्तों आइए इसका आंसर देख लेते हैं। पहले हम क्लोन की परिभाषा समझते हैं।
इस शब्द का प्रयोग आकार की दोस्तों नोट कीजिएगा यानी मोर्फोलॉजिकली एवं आनुवंशिकी यानी जेनेटिकली समान पाए जाने वाले जीवों के लिए किया जाता है। क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल सूत्री विभाजन, दोस्तों यह नोट कीजिएगा कौन सा विभाजन ये, सूत्री विभाजन। क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल सूत्री विभाजन पाया जाता है और सूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न जीवों में किसी भी प्रकार की आकार की एवं आनुवंशिकी विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। अतः स्पष्ट है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाली संतानें क्लोन ही होती हैं। दोस्तों यहाँ पर एक ये पॉइंट आया सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन की दोस्तों ये विशेषता होती है कि इसके द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। साथ ही इसमें जो मदर सेल है उसके अंदर जितने भी गुणसूत्र होते हैं उतने ही गुणसूत्र आने वाली संतानों में भी पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि नई संतानें मदर सेल की बिल्कुल फोटोस्टेट कॉपी होती हैं। जैसे आप फोटोस्टेट मशीन में पेपर रखते हैं और बिल्कुल वैसा ही पेपर फोटोस्टेट होकर आपको प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार सूत्री विभाजन में भी नई जो संतति बनती हैं वो मदर संतति के अनुसार ही बिल्कुल सेम टू सेम होती हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। लैंगिक जनन में एक ही जाति के 2 विपरीत लिंगों के अलग अलग जीवों जिनमें से एक जीव नर तथा दूसरा जीव मादा होता है के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन, दोस्तों इसको नोट कीजिएगा, अर्धसूत्री विभाजन बिल्कुल अलग तरीके का डिवीजन है। अर्धसूत्री विभाजन विधि से युग्मकों का निर्माण होता है। दोस्तों इस अर्धसूत्री विभाजन विधि में एक मदर सेल से 4 नई संतति सेल का निर्माण होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या हाफ होती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। विपरीत लिंग के इन युग्मकों का संयोजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज यानी डिप्लॉइड जाइगोट बनता है जो नए जीव में विकसित होता है। लैंगिक जनन प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होने वाली संतानें आकारिकी एवं आनुवंशिकी रूप से माता पिता से या आपस में समान नहीं होती हैं। संतानों में ये विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय, इसको नोट कीजिएगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट है गुणसूत्रों के पृथक्करण और तीसरा पॉइंट है युग्मकों के यादृच्छिक संलयन, इंग्लिश में इसको रैंडम फ्यूजन कहते हैं, के कारण उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों ये जो अर्धसूत्री विभाजन है उस अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये कुछ विशेष घटनाएं घटित होती हैं जिसकी वजह से गुणसूत्रों में चेंजेज आ जाते हैं और युग्मक भी नए नए गुणसूत्रों से युक्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं। जीवों में इस प्रकार उत्पन्न ये विभिन्नताएं उन्हें बदले पर्यावरण में भी सफल उत्तरजीविता की संभावनाएं प्रदान करती हैं। अभी जैसे मैं बता रहा था कि गुणसूत्रों में चेंजेज आ जाते हैं, इन चेंजेज के कारण जो नई जनरेशन या नई संतति उत्पन्न होती है उसमें भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ये विभिन्नताएं उन्हें बदलते हुए पर्यावरण में भी अच्छे से जीवित रहने की संभावनाएं प्रदान करती हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो है कि क्या यह कथन हर समय सही होता है। उसका आंसर देख लेते हैं। यह कथन हर समय सही नहीं होता है क्योंकि माता पिता के आनुवंशिक रूप से रोगग्रस्त होने पर अगली पीढ़ी की संतानें भी रोगग्रस्त हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया है, यदि हीमोफीलिया से ग्रसित माता पिता हैं तो आने वाली संतानों में भी हीमोफीलिया के रोग चले जाते हैं और ये संतानें भी हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएंगी। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न होती है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो एक मैंने चार्ट बनाया है यहाँ पर, एक साइड में मैंने यहाँ पर अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति की विशेषताएं दिखाई हैं और दूसरी तरफ मैंने लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति की विशेषताएं बताई हैं। तो पहले पॉइंट को देख लेते हैं। अलैंगिक जनन में इसमें नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन नहीं होता है जिसके कारण संतति में आकारिकी एवं आनुवंशिकी विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं
लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है, यानी वो आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण संतति माता पिता से समान नहीं होती है। दूसरा अंतर देख लेते हैं दोस्तों। लैंगिक जनन में संतति में विविधताएं देखने को नहीं मिलती हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है? क्योंकि यहाँ पर एक ही जीव जनन में भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में जो संतति बनती है उनमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर नर और मादा दो जीव भाग लेते हैं। इस कारण से दोनों जीवों का कॉम्बिनेशन बच्चों में पाया जाता है। तीसरी विशेषता देख लेते हैं अलैंगिक जनन में। संतति पर्यावरण में होने वाली परिवर्तनों के कम अनुकूल होती हैं, जबकि लैंगिक जनन में जो संततियां हमको प्राप्त होती हैं वो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के अधिक अनुकूल होती हैं। इस प्रकार से दोस्तों अलैंगिक तथा लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति के बीच अंतर स्पष्ट हुआ। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसके दूसरे पार्ट्स पर विचार करेंगे। दोस्तों ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें लेफ्ट साइड में मैंने अलैंगिक जनन को रखा है और राइट साइड में लैंगिक जनन को रखा है। तो पहला डिफरेंस देख लेते हैं। इस प्रकार के जनन में केवल एक जीव ही भाग लेता है, तो इसमें टोटल जीवों की संख्या कितनी है? एक है। जबकि लैंगिक जनन की बात करें तो उसमें नर और मादा दो प्रकार के जीव भाग लेते हैं। दूसरा अंतर देख लेते हैं। अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें शरीर का कोई एक भाग जैसे कलिका, बीजाणु, कोनिडिया या जैम्यूल आदि द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। यदि हम लैंगिक जनन की बात करें दोस्तों तो इसमें नर तथा मादा युग्मक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। तीसरा डिफरेंस देख लेते हैं। जनन क्रिया सूत्री या समसूत्री विभाजन के द्वारा संपन्न होती है, जबकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं दोस्तों। जनन इकाइयां अर्थात नर तथा मादा युग्मकों का संलयन नहीं होता है। तो संलयन तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि निर्माण ही नहीं होता है। लैंगिक जनन में देखते हैं दोस्तों, निषेचन के समय नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है। 5th नंबर डिफरेंस देख लेते हैं। युग्मक जनन क्रिया नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है क्योंकि युग्मकों का निर्माण ही नहीं होता है। लैंगिक जनन में देखते हैं, युग्मक जनन की क्रिया द्वारा नर तथा मादा युग्मकों, जिन्हें क्रम से शुक्राणु एवं अंडाणु कहते हैं, का निर्माण होता है। 6 नंबर डिफरेंस देखते हैं। संतति में आकारिकी एवं आनुवंशिकी विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं दोस्तों तभी उत्पन्न हो सकती हैं जब अर्धसूत्री विभाजन हो। अब चूंकि अर्धसूत्री विभाजन अलैंगिक जनन में होता नहीं है, इस प्रकार से संतानें भी आकारिकी और आनुवंशिकी रूप से विभिन्नताएं प्रदर्शित नहीं करती हैं। जबकि लैंगिक जनन की बात करें तो संतति माता पिता के समान नहीं होती है, यानी वो विभिन्नताएं प्रदर्शित करती हैं। 7 नंबर डिफरेंस देखते हैं। संतति में विविधताएं देखने को नहीं मिलती हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि लैंगिक जनन द्वारा संतति बनती है, इस कारण उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। 8th नंबर डिफरेंस देखते हैं। संतति पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के कम अनुकूल होती हैं, क्योंकि इनके अंदर जेनेटिक कॉम्बिनेशन नया नहीं होता है। जबकि लैंगिक जनन में संततियां पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अधिक अनुकूल होती हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन ही माना गया है, क्योंकि कायिक जनन में पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है। दोस्तों कायिक भाग से तात्पर्य है जहाँ पर जनन अंगों का निर्माण नहीं होता है, उस भाग को हम कायिक भाग कहते हैं। दूसरा बिंदु देखते हैं। अलैंगिक जनन की तरह ही इसमें एक ही जनक भाग लेता है। तो जो कायिक जनन की क्रिया है उसमें भी एक ही जीव भाग लेता है और अलैंगिक जनन में भी एक ही जीव भाग लेता है। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारिकी रूप में अपने जनक के समान होती है। ऐसा ही दोस्तों अलैंगिक जनन में भी देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूपिक अलैंगिक जनन ही है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, जो कि है
कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। पौधों में बीज के अतिरिक्त अन्य भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों आदि द्वारा नए शिशु पौधों को उत्पन्न करने की विधि को कायिक जनन कहते हैं। तो 2 उदाहरण हम देख लेते हैं क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं। पहला है पत्ती द्वारा, देख लेते हैं। कुछ पौधों की पत्तियों में खाद्य पदार्थों के संचयन से वे मोटी और मांसल हो जाती हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर इन पौधों की पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं यानी एडवेंटिटस बड्स उत्पन्न होती हैं। मात्र पौधे से अलग होने पर एवं अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये अपस्थानिक कलिकाएं नए पौधों को जन्म देती हैं। भिन्न भिन्न पौधों में अपस्थानिक कलिकाएं पत्ती के भिन्न भिन्न भागों में उत्पन्न होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने बात की अजुआ यानी ब्रायोफिल्लम की। इस पौधे की पत्ती के किनारों पर स्थित खांचों में नए नए पौधे उत्पन्न होते हैं जिन्हें इंग्लिश में प्लांटलेट्स बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे नए प्लांट्स उत्पन्न हो रहे हैं। आइए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं जो कि है जड़ों द्वारा। कुछ पौधों की जड़ें भोजन संग्रह करके मोटी हो जाती हैं। उनसे वर्धी कलिकाएं यानी वेजिटेटिव बड्स निकलने लगती हैं। ये कलिकाएं मूल पौधे से भोजन लेकर वृद्धि करती रहती हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर मूल पौधे से ये अलग हो जाती हैं और नए पौधे को जन्म देती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हैं शकरकंद, शतावर, परवल, डेलिया आदि। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो शकरकंद का लिया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये शूट निकली हुई है नई, साथ ही साथ निचले हिस्से से यहाँ पर रूट्स निकली हुई हैं और शूट पर ही आप नई लीफ को भी देख रहे हैं। तो ये एक जड़ है जिससे कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधों का जन्म हो रहा है। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्याख्या कीजिए किशोर चरण, प्रजनक चरण, जीर्णता चरण या जीर्णावस्था। आइए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो हम पहला चरण देखते हैं जो कि है किशोर चरण। इसको इंग्लिश में जुवेनाइल फेज कहते हैं। यह किसी एक जीव के जन्म के बाद और प्रजनन परिपक्वता तक पहुंचने से पहले तक की वृद्धि की अवधि होती है। पौधों में इसे कायिक अवस्था यानी वेजिटेटिव फेज कहते हैं। किशोर अवस्था की अवधि भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। तो दोस्तों किशोर अवस्था में जितने भी प्लांट्स होते हैं वो वेजिटेटिवली ग्रोथ करते हैं यानी वो लंबाई चौड़ाई में बढ़ते हैं। इसके अलावा फ्लावर उनमें उत्पन्न नहीं होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि फ्लावर इस पीरियड में या इस फेज में उत्पन्न नहीं होते हैं। आइए दोस्तों आप देखते हैं प्रजनक अवस्था को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। यह अवस्था किशोर चरण की समाप्ति के पश्चात आती है यानी जब पहली वाली अवस्था समाप्त होगी तब ये वाली अवस्था आएगी। तथा जीर्णता चरण यानी जो अगली अवस्था है दोस्तों उस तक ये अवस्था रहती है। पौधों में इस अवस्था में पुष्पन आरंभ हो जाता है। दोस्तों समझिएगा यहाँ पर यानी पौधों में नए नए पुष्प लगने शुरू हो जाते हैं। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में इस चरण में यौवन आरंभ हो जाता है यानी कहने का तात्पर्य है कि उसमें लैंगिक लक्षण के साथ साथ विभेदीकरण लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। भिन्न भिन्न जीवों में प्रजनन चरण की अवधि भिन्न भिन्न होती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि भिन्न भिन्न जीवों की जीवन अवधि यानी लाइफ स्पान भिन्न भिन्न होता है। आइए अब देखते हैं जीर्णता चरण या जीर्णावस्था फेज। इसको इंग्लिश में सेनिसेंट फेज बोलते हैं। ये कब आएगा दोस्तों, जब दूसरा वाला फेज फिनिश हो जाएगा यानी प्रजनक चरण जब समाप्त हो जाएगा तब आएगा जीर्णता चरण। यह प्रजनन चरण अवस्था के बाद आती है। इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं। इस चरण में प्रजनन क्षमता के साथ साथ उपापचयी क्रियाएं मंद होने लगती हैं, ऊतकों का क्षय होने लगता है। इस प्रकार के परिवर्तनों के कारण जीव शरीर के विभिन्न अंग धीरे धीरे ठीक से कार्य करना बंद कर देते हैं जिसके कारण जीव की अंत में मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो चरण है ये एक के बाद एक आते चले जाते हैं। नई संतानें जो उत्पन्न होती हैं वो भी इन्हीं चरणों का अनुसरण करती हैं। आइए अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है, क्यों?
आइए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में एक विस्तृत और जटिल साथ ही साथ धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होने वाली संतानें आनुवंशिक रूप से माता पिता से या आपस में भी समान नहीं होती हैं। ये लैंगिक जनन की विशेषता है दोस्तों। संतानों में ये विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर, गुणसूत्रों के पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन तथा युग्मकों के यादृच्छिक संलयन यानी रैंडम फ्यूजन के कारण उत्पन्न होती हैं। जीवों में इस प्रकार उत्पन्न ये विभिन्नताएं उन्हें बदले पर्यावरण में भी सफल उत्तरजीविता की संभावनाएं प्रदान करती हैं। विभिन्नताएं ही जैव विकास के लिए उत्तरदायी होती हैं। इतनी सारी विशेषताओं के कारण ही अपनी जटिलताओं के बावजूद भी बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को ही पाया। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित यानी अंतर्बद्ध होते हैं। तो आइए आंसर देखते हैं इसका। अर्धसूत्री विभाजन एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा नई बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनकों की आधी रह जाती है। लैंगिक जनन विधि से जनन करने वाले जीवों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों यानी हैप्लॉइड गैमीट्स का निर्माण होता है। युग्मकों के निर्माण की इस क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। दोस्तों इसको समझ लेते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये एक विशेष प्रकार की क्रिया है जिससे केवल और केवल युग्मकों का निर्माण होता है। साथ ही ये क्रिया केवल और केवल लैंगिक जनन के समय ही संपन्न होती है, अन्यथा ये शरीर में नहीं होती है। इसकी वजह यह है कि इस विभाजन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या बनने वाली कोशिकाओं में हाफ यानी अगुणित रह जाती है। ऐसी नई बनने वाली कोशिकाओं को हम गैमीट्स या युग्मक कहते हैं और गैमीट्स के बनने की क्रिया को हम युग्मक जनन यानी गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। नर जीवों में इस प्रक्रिया द्वारा नर युग्मकों का तथा मादा जीवों में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं, यानी जब तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तब तक युग्मक जनन की क्रिया भी नहीं होगी। तो ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। दोनों प्रकार के युग्मकों के संयोजन के फलस्वरूप एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज से विभाजन एवं विभेदीकरण द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। अर्धसूत्री विभाजन की यह क्रिया द्विगुणित जीवों जैसे मनुष्य, हाथी, कबूतर, मटर, टमाटर, आम आदि में युग्मक निर्माण के समय संपन्न होती है, जबकि अगुणित जीवों जैसे क्लैमाइडोमोनाज, बॉलवॉक्स आदि जीवों में यह क्रिया युग्मनज में विभाजन के समय संपन्न होती है। आइए दोस्तों अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक पुष्पी पादप के भाग को पहचानिए तथा लिखिए कि वह अगुणित है या द्विगुणित है। इसमें अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, 6 पार्ट्स हैं दोस्तों। आंसर में हम सभी को बारी बारी से देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं जो इसमें बताए गए हैं। पहला भाग है दोस्तों अंडाशय, उसकी लोकेशन हम इस फ्लावर में देख लेते हैं दोस्तों। तो अंडाशय हमको यहाँ देखने को मिलेगा ये, और ये जो नीचे का पोर्शन है इसी को हम अंडाशय कह रहे हैं। दूसरा है परागकोश, ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन ये कहलाएगा परागकोश। तीसरा जो है वो अंड या डिम्ब है, ये अंडाशय के अंदर ये जो ओव्यूल पाया जाता है यानी बीजांड उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। अगला है पराग, पराग हमको इस परागकोश के अंदर देखने को मिलेगा। फिर नर युग्मक है, नर युग्मक हमको परागकण के अंदर मिलेगा जो कि परागकोश के अंदर ही बनते हैं। और 6 नंबर है युग्मनज यानी जाइगोट। ये फ्लावर में देखने को दोस्तों तब मिलेगा जब फ्लावर में निषेचन की क्रिया हो जाए। यहाँ पर सिंपल फ्लावर दिखाया है और निषेचन की क्रिया कहाँ होगी, बीजांड के अंदर। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन में पूछे गए दूसरे भाग का आंसर देते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है अंडाशय।
तो अंडाशय की जो प्रकृति है वो द्विगुणित होती है, यानी डिप्लॉइड टाइप का होता है वो। परागकोश की बात करें तो परागकोश भी द्विगुणित होता है। अंड या डिंब की बात करें तो वो अगुणित होता है, क्योंकि इसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अगर हम पराग की बात करें तो वो भी अगुणित होता है, उसमें 2 नर युग्मक होते हैं। अगर हम नर युग्मक की बात करें तो वो खुद अगुणित होते हैं। यदि हम युग्मनज यानी जाइगोट की बात करें तो वो द्विगुणित यानी डिप्लॉइड होता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए, इसके नुकसान बताइए। तो दोस्तों आगे देखते हैं बाह्य निषेचन क्या होता है। सबसे पहले यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन जीव शरीर के अंदर न होकर बाहरी माध्यम में होता है। इस प्रकार का निषेचन अधिकांशतः शैवालों, मछलियों और उभयचर प्राणियों जैसे मेंढक आदि में देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि बाह्य वातावरण में होने से इस निषेचन के क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान देखते हैं, बाह्य निषेचन में युग्मकों के संलयन के कम अवसर होते हैं, जिसके कारण जीवों को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है ताकि निषेचन के अवसर बढ़ जाएं। स्पष्ट है कि जीव शरीर की ऊर्जा एवं पदार्थों का अपव्यय होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बड़ी संख्या में युग्मक असंलयित रह जाते हैं। चूँकि बाह्य निषेचन में कई सारे वातावरणीय फैक्टर भी काम करते हैं, जिसके कारण जितने भी युग्मक जीव द्वारा बाह्य वातावरण में डाले जाते हैं वो सारे के सारे ही संलयन की क्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं। अगला बिंदु देखते हैं, शिकारियों और अन्य पर्यावरणीय खतरों से निषेचन की संभावना कम रहती है। आपने देखा होगा बाह्य पर्यावरण में बहुत सारे शिकारी मौजूद रहते हैं, साथ ही पर्यावरण में और खतरे भी रहते हैं, जैसे तापमान है, प्रकाश है, वायु है। ये सारे फैक्टर्स मिलके बाह्य निषेचन की संभावना को कम करते रहते हैं। 4th नंबर पॉइंट देखते हैं, संतति शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति से गुजरती हैं। इसके फलस्वरूप इनकी उत्तरजीविता जोखिमपूर्ण होती है, अर्थात संतानें कम संख्या में जीवित रह पाती हैं। यदि दोस्तों इस निषेचन के द्वारा संतानें बन भी जाती हैं तो वो संतानें भी शिकारियों के निशाने पर और पर्यावरणीय खतरों के निशानों पर होती हैं, जिसके कारण आगे उनके जीवित रहने की संभावना कम रहती है, यानी उनमें से कम संख्या में ही जीवित जीव रह पाते हैं, बकाया सब नष्ट हो जाते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जूस्पोर यानी अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेद करें। तो आइए दोनों के बीच में हम विभेद देख लेते हैं। एक हमने चार्ट बनाया है यहाँ पर, जिसमें हमने लेफ्ट साइड में जूस्पोर को दिया है और राइट साइड में हमने युग्मनज को रखा है। पहला अंतर देख लेते हैं दोनों में। तो जूस्पोर में देखते हैं इनका निर्माण अलैंगिक जनन के फलस्वरूप होता है, यानी जूस्पोर कब बनते हैं, जब अलैंगिक जनन की क्रिया किसी जीव में संपन्न होती है। इनका निर्माण लैंगिक जनन के फलस्वरूप होता है। दूसरा अंतर देख लेते हैं, अंकुरण द्वारा नए जीव को जन्म देते हैं, यानी डायरेक्ट जूस्पोर अंकुरण द्वारा नए जीव को जन्म देते हैं। युग्मनज में भ्रूणी परिवर्धन होगा और उसके बाद फिर नए जीव का जन्म होगा। 3rd नंबर डिफरेंस देखते हैं, इनमें एक ही जनक जीव के लक्षण होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जूस्पोर का निर्माण ही एक ही जीव के द्वारा किया जाता है। इनमें नर तथा मादा जनक जीव यानी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जूस्पोर में देख लेते हैं, जूस्पोर का निर्माण सामान्यतः शैवालों में देखने को मिलता है। निर्माण के समय जनक कोश का सूत्री विभाजन करती है। अब हम बात करते हैं युग्मनज में। तो युग्मनज हमको कब बनते हैं, ये लैंगिक जनन की क्रिया में। तो लैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों में नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। 5th नंबर डिफरेंस देखते हैं दोस्तों, जूस्पोर्स में कशाभिक पाया जाता है, जिसके कारण ये चल होते हैं। अगर हम युग्मनज की बात करें तो युग्मनज हमेशा अचल होता है, यानी वो गति प्रदर्शित नहीं करता है। 6 नंबर डिफरेंस देख लेते हैं, जूस्पोर्स प्राय अगुणित होते हैं और यदि हम युग्मनज की बात करें तो वो द्विगुणित होता है। आइए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं। युग्मक जनन तथा भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। नाम बड़ा जटिल है दोस्तों,
इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है जिसमें लेफ्ट साइड में मैंने युग्मक जनन को रखा है यहाँ पर, और राइट साइड में दोस्तों मैंने भ्रूणोद्भव को रखा है। पहला डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। नर तथा मादा युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, यानी युग्मक जनन की क्रिया के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, जबकि युग्मनज से नई संतति के विकास की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। यानी इसमें क्या बनेगा, नए जीव की उत्पत्ति होगी। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। युग्मक जनन की क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगर हम भ्रूणोद्भव की बात करें तो इस क्रिया में सूत्री विभाजनों के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं, और अगर हम भ्रूण की बात करें तो भ्रूण द्विगुणित होता है। फोर्थ नंबर डिफरेंस देख लेते हैं। युग्मक जो है वो एक कोशिकीय होते हैं, यानी नर और मादा जो भी युग्मक हैं उनमें कितनी कोशिकाएं हैं, केवल एक, इसीलिए ये एक कोशिकीय है। अगर हम भ्रूण की बात करें तो वो बहुकोशिकीय होता है, यानी वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फिफ्थ नंबर डिफरेंस, युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है शुक्राणु जनन, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और ये कहाँ पर होता है, नर जीवों में। और दूसरा होता है अंडाणु जनन, जिसमें एग सेल यानी अंडाणु का निर्माण होता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये मादा जीव के अंदर पाया जाता है। भ्रूणोद्भव में देखते हैं, इसमें कोशिका विभाजन तथा विभेदन शामिल होता है, यानी इस तरह का डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है। आइए अब दोस्तों बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। पढ़ते हैं हम इसको। एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। यानी निषेचन के पश्चात जो परिवर्तन पुष्प में देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं हम कि निषेचन के पश्चात पुष्प में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला परिवर्तन हम देखेंगे उसके बाह्यदल पुंज में। तो बाह्यदल पुंज प्राय सूखकर गिर जाते हैं, परंतु कुछ पौधों जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्च आदि में चिरलग्न भी होते हैं। आपने देखा होगा बैंगन में ग्रीन कलर का जो डंठल है वहाँ पर क्या लगे हुए हैं दोस्तों, बाह्यदल पुंज 5 हैं, ये पांचों लगे हुए होते हैं। ऐसा ही हमको टमाटर में भी देखने को मिलता है, मिर्च में भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखते हैं, वो है दलपुंज के लिए। दलपुंज प्राय सूखकर गिर जाते हैं। उसके बाद में पुंकेसर भी सूखकर गिर जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जायांग की। दोस्तों जायांग के विभिन्न भागों की बात करते हैं हम। तो पहला जो उसका शिखरी भाग है, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र सूखकर गिर जाता है। उसके ठीक नीचे पतली खोखली नली सी संरचना पाई जाती है, जिसको हम वर्तिका कहते हैं। वर्तिका भी सूखकर गिर जाती है। ठीक वर्तिका के नीचे फूला हुआ भाग होता है, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। 1 नंबर में दोस्तों केवल यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फल से आप क्या समझते हैं, या फल का निर्माण कैसे होता है। तो आंसर क्या है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, जो कि है बीजांड। बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम बात करें अंडाशय वित्ति की, तो वो फल वित्ति में बदल जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से पुष्प के विभिन्न भाग फल में अलग अलग तरीके से स्थान ले लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। एक द्विलिंगी पुष्प क्या है? अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य, स्थानीय एवं वैज्ञानिक नाम पता कीजिए। आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि एक द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, उसकी क्या विशेषता होती हैं। द्विलिंगी पुष्प दोस्तों वो होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर बीच वाले पोर्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया मादा जनन अंग, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाले, और इस साइड में ये वाले, ये है पुष्प के नर जनन अंग। इनको हम एंड्रोशियम या हिंदी में उमंग बोलते हैं। आइए दोस्तों अब हम द्विलिंगी पुष्प की विशेषता देख लेते हैं। जब किसी पुष्प में नर जनन अंग अर्थात उमंग तथा मादा जनन अंग अर्थात जायांग दोनों पाए जाते हैं, तब ऐसे पुष्प को
द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सरसों का पुष्प। अब हम 5 ऐसे पुष्पों की बात करेंगे जो द्विलिंगी है। पहला उदाहरण हमने लिया यहाँ सरसों का, इसका बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। दूसरा एग्जाम्पल हमने गुलाब का लिया, इसका वनस्पति वैज्ञानिक नाम रोजा इंडिका है। तीसरा एग्जाम्पल लिया हमने सूरजमुखी, इसका वनस्पति वैज्ञानिक नाम हेलियंथस एनस है। चौथा हमने एग्जाम्पल लिया गुड़हल का, इसका वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। पांचवा एग्जाम्पल लिया हमने मूली का, इसका वैज्ञानिक नाम रेफिनस सेटाइवस है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 5 प्लांट्स हैं और इनके साथ के साथ बॉटनिकल नेम भी दिए हुए हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। किसी भी कुकुरबिट पादप के कुछ पुष्पों की जांच कीजिए और पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्पों को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या आप अन्य एकलिंगी पौधों के नाम जानते हैं? दोस्तों आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कुकुरबिटेसी कुल के पौधे उभयलिंगी होते हैं, अर्थात एक ही पौधे पर नर तथा मादा पुष्प अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी, करेला आदि कुकुरबिटेसी कुल के पौधों के उदाहरण हैं। इन पौधों के नर पुष्पों में अंडप अनुपस्थित होता है। ऐसे पुष्पों को पुंकेसरी पुष्प यानी नर पुष्प कहते हैं, जबकि मादा पुष्प में पुंकेसर अनुपस्थित होते हैं। ऐसे पुष्प स्त्री केसरी पुष्प यानी मादा पुष्प कहलाते हैं। नर एवं मादा दोनों पुष्पों में 5 जोड़े वाह्यदल एवं 5 जोड़े पीले रंग के दलपत्र होते हैं। नर पुष्प में 5 पुंकेसर होते हैं, जिनमें 4 पुंकेसर 2 जोड़ा बनाकर एवं तीसरा स्वतंत्र रहता है। तो इनका जो लगने का स्टाइल है वो है 2 + 2 + 1 यानी 2 एक साथ, 2 एक साथ और एक अकेला स्वतंत्र। परागकोश व्यवर्तित यानी हिठा हुआ होता है, थोड़ा सा ट्विस्टेड, तथा इसमें अनुदैर्घ्य स्फुटन देखने को मिलता है। यदि हम मादा पुष्प की बात करें दोस्तों, तो मादा पुष्प त्रिअंडपी, युक्तांडपी, एक कोष्ठी और अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होता है। अंडाशय में भित्ति लग्न बीजांड विन्यास देखने को मिलता है। अन्य एकलिंगी पुष्प वाले पौधों के उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर मक्का है, इसका बॉटनिकल नेम जियामेज है। पपीता कैरी का पपाया है, इसका बॉटनिकल नेम। नारियल कोकस न्यूसीफेरा, इसका बॉटनिकल नेम है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अंड प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तरजीवित यानी सर्वाइवल सजीव प्रजनक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है, व्याख्या करें। तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अंड प्रजक प्राणियों में शिशु का विकास मादा जीव के शरीर से बाहर होता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें युग्मकों का संयोजन बॉडी के अंदर ही हो जाता है, लेकिन उसके बाद में जो जाइगोट बनता है यानी युग्मनज बनता है, उसका विकास शरीर से बाहर होता है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। मादा जीव द्वारा कैल्शियम युक्त कवच से ढके हुए अंडों को शरीर से बाहर सुरक्षित स्थान पर निक्षेपित किया जाता है। अंडों में भ्रूणी परिवर्तन होता है, जिससे नए शिशु जीव का निर्माण होता है। यह शिशु जीव एक निश्चित अवधि के पश्चात अंडे से बाहर आता है। इस प्रकार से अंड प्रजक प्राणियों में बाह्य परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी इनमें निषेचन तो आंतरिक होता है, लेकिन निषेचित अंडे से नए शिशु के बनने तक का जो टाइम पीरियड होता है, ये बाह्य वातावरण में संपन्न होता है। आगे का बिंदु देखते हैं दोस्तों। क्योंकि अंड प्रजक प्राणी शरीर के बाहर अंडे देते हैं तथा इनका विकास भी शरीर से बाहर होता है, इसलिए वे विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों और शिकारियों के निरंतर खतरे में रहते हैं और उनकी उत्तरजीविता अधिक जोखिमपूर्ण होती है। जबकि यदि हम दोस्तों सजीव प्रजक की बात करें, जैसे कि मानव है, तो उसमें क्या मिलता है दोस्तों, निषेचित अंडे यानी युग्मनज का भ्रूणी परिवर्तन मादा के शरीर के अंदर। नोट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट है वो
फीमेल के अंदर है। इस प्रकार से सजीव प्रजक प्राणियों में आंतरिक परिवर्तन यानी इंटरनल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इस इंटरनल परिवर्तन के कारण ही मादा शरीर से युग्मनज को निरंतर पोषण भी प्राप्त होता रहता है। जब शिशु का विकास पूर्ण हो जाता है तब प्रसव क्रिया द्वारा मादा नवजात शिशु को जन्म देती हैं। चूँकि सजीव प्रजक प्राणियों में अंडे का आंतरिक परिवर्तन पाया जाता है, इस कारण यह विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों और शिकारियों के खतरों से भी सुरक्षित रहते हैं। उक्त कारणों से ही अंड प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन यानी सर्वाइवल सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने चैप्टर नंबर 1 के सारे सॉल्यूशन देख लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से अब कंपटीशन एग्ज़ाम में या अपने रेगुलर एग्ज़ाम्स में इनको लिख पाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आए वो आपको टाइमली अवेलेबल रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।